नमस्कार मेरे आत्मीय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी भौतिक भूगोल की मौलिक संकल्पनाओं के बारे में, जिसमें हमने देखा था एकरूपतावाद की संकल्पना, प्राकृतिक भूदृश्य की संकल्पना, भू आकृतिक प्रक्रम की संकल्पना, क्षेत्रीय संक्रमणकालीन संकल्पना, जलवायु परिवर्तन की संकल्पना और पर्यावरणीय संतुलन की संकल्पना। इसके साथ साथ हमने अपर्दन चक्र की संकल्पना की भी बात की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं आपसे भूगोल की दूसरी शाखा की संकल्पना, जिसका नाम है मानव भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है आपका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है मानव भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं। ठीक है, यानी फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। चूँकि हमने पहले भी बताया है कि भूगोल की दो प्रधान शाखाएं हैं, एक आपकी भौतिक भूगोल है, दूसरी आपकी मानव भूगोल है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल की संकल्पनाओं के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं बताई, फिर आपको भौतिक भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं बताई, और आज हम बात करते हैं मानव भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं, यानी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, मानव भूगोल भूगोल की एक प्रधान शाखा है, जिसमें मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न भूदृश्यों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने बताया था कि भौतिक भूगोल में भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तो मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी एक तरफ मानव और दूसरी तरफ पर्यावरण, और इनके मध्य कैसा अंतर संबंध है, यानी एक दूसरे से इनका क्या संबंध है। ठीक है, और इस संबंध के आधार पर कौन से भूदृश्यों का निर्माण होता है, इन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत समस्त मानवीय क्रियाओं तथा गुणों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। जहाँ भी दोस्तों आपको भौगोलिक अध्ययन मिले, आप ये समझ लीजिए कि इसका पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर उनका अध्ययन किया जा रहा होगा। यानी भौगोलिक अध्ययन का मतलब है स्थानीय स्थानीय अध्ययन या भूगोल वितरण से संबंधित अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर किन चीज़ों का वितरण, मानवीय क्रियाओं का और उनके गुणों का भौगोलिक अध्ययन, यानी मानवीय क्रियाओं और गुणों को पूरे विश्व पर अलग अलग भागों में देखना है कि कौन सी मानवीय क्रियाएं होती हैं और उनके गुण क्या होते हैं। इसी को हम भौगोलिक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, अब इनकी संकल्पनाएं हैं, कौन कौन सी संकल्पना है। पहली संकल्पना है आपकी अंतर संबंध की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, इसे हम पार्थिव एकता यानी टेरेस्ट्रियल यूनिटी की संकल्पना या पार्थिव एकता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी अंतर संबंध की संकल्पना का और दूसरा नाम क्या है, पार्थिव एकता की संकल्पना। ठीक है, इसके देखते हैं। इस संकल्पना के अनुसार विश्व के सभी भौगोलिक तत्व, चाहे वे प्राकृतिक हों अथवा सांस्कृतिक यानी कि मानवीय हों, वे एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं और किसी भी तथ्य का पृथक तथा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पूरे संसार में जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं आपके, उनमें आपका कोई ना कोई संबंध है। वे तत्व चाहे प्राकृतिक हों या आपके मानवीय हों, उनमें कोई ना कोई संबंध जरूर होता है, और बिना संबंध के कोई भी तथ्य का पृथक या स्वतंत्र अस्तित्व हो ही नहीं सकता। भले ही हम उस संबंध को पहचान ना पा रहे हों, लेकिन उनका कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। ठीक है, इसीलिए मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी का भी अध्ययन कहते हैं इसे। यानी कि मानव भूगोल को हम मानव पारिस्थितिकी के रूप में अध्ययन करते हैं। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मानव पारिस्थितिकी की जो संकल्पना है वो बैरोज महोदय ने दी थी, और बैरोज महोदय थे कहाँ के, तो यूएसए के थे। तो इसे आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे आप। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल, जिसे मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। एफ रेडजेल यानी फ्रेडरिक रेडजेल ने
और ब्लाश, ब्रूंज, डिमांजिया आदि प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलविदों ने भी पार्थिव एकता या अंतर संबंध के सिद्धांत को मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत माना है। यह कह सकते हो कि फ्रेडरिक रेडजेल, ब्लास, ब्रूंज, डिमांजिया आदि प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलविद इसी सिद्धांत के, यानी कि पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंधों के सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है। इसके बाद अगली संकल्पना है आपकी कालिक परिवर्तन की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ टेम्पोरल चेंज। इसमें आप ये याद रखिए कि कोई भी तत्व है उसका क्रमिक अवस्थाओं में विकास होता है। ठीक है। ये जो क्रमिक अवस्थाओं में इसका विकास हो रहा है, इसी का अध्ययन को हम टेम्पोरल कहते हैं। आप अब याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। परिवर्तन के सिद्धांत को, यानी कालिक परिवर्तन के सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। इसके अनुसार विश्व का कोई भी तत्व या वस्तु पूर्ण रूप से स्थायी या स्थिर नहीं है, क्योंकि यह विश्व ही परिवर्तनशील है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पूरे विश्व में जो भी तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें कोई परिवर्तन निरंतर हो रहा है, भले ही वह परिवर्तन हमें दिखाई ना दे। जैसे एक वृक्ष एक दिन में वृक्ष नहीं बन जाता है, पहले वह बीज होता है, फिर उससे अंकुरण होता है, इसके बाद उसका पौधा बनता है, फिर झाड़ी बनता है, इसके बाद वो वृक्ष बनता है। लेकिन अगर आप इसे देखने जाओगे और बैठ करके देखोगे तो ये परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ तक कि मानव के विचारों में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। इसे ही हम क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है। यानी लॉ ऑफ नेचर इज चेंज, यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है, या कह सकते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। पर्यावरण के सभी तत्व, चाहे वे भौतिक हों या सांस्कृतिक, जड़ हों अथवा चेतन, सभी परिवर्तनशील हैं और उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है। ठीक है। अब यहाँ ब्रूंस महोदय इसे अपने शब्दों में कहते हैं कि हम में से संबंधित प्रत्येक वस्तु परिवर्तित हो रही है, प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है अथवा घट रही है। ठीक है। ये कौन कह रहे हैं? ब्रूंस महोदय। घट रही है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या परिवर्तन रहित नहीं है, यानी सभी चीज़ों में लगातार गति हो रही है और परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति के नियम अनुसार विश्व के प्रत्येक जीव या वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसका क्रमिक विकास होता है और अंततः उसका विनाश हो जाता है। यानी उत्पत्ति, क्रमिक विकास और फिर विनाश। ठीक है। ये प्रकृति का नियम है। इसे उसका जीवन चक्र भी कहते हैं। विकास या परिवर्तन का क्रम भौतिक और सांस्कृतिक सभी तत्वों पर लागू होता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर हम जीव के संदर्भ में बात करें, जैसे मनुष्य की ही बात करें, तो पहले वो पैदा होता है, फिर उसकी बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, इसके बाद वृद्धावस्था आती है और इसके बाद वो उसका विनाश हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इसी प्रकार सभी तत्वों की उत्पत्ति, फिर विकास और फिर उसका विनाश होता है। इसके बाद अगली संकल्पना है आपकी सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना। देखो, हमने भौतिक भूगोल में बात की थी प्राकृतिक भूदृश्य की, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक भूदृश्य की। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, किसी भूभाग में दृश्य यानी दिखाई देने वाले भू आकृतियों, वनस्पतियों, जलाशयों, मानव भूमि उपयोग तथा अन्य भौतिक व मानवीय तथ्यों के संपूर्ण योग को, इसे आप याद रखेंगे कि यानी कि तत्वों का संपूर्ण योग ही भूदृश्य कहलाता है। यानी कि भूदृश्य को आप अगर एक शब्दों में परिभाषित करना चाहें एक लाइन में, तो आप बता सकते हैं तत्वों का संपूर्ण योग आपका क्या कहलाता है? भूदृश्य कहलाता है। ठीक है। अब तत्व वो कोई भी हो सकता है, मानवीय तत्व हो सकता है, अगर मानवीय तत्व है तो सांस्कृतिक भूदृश्य हो गया, और अगर प्राकृतिक तत्व है यानी भौतिक तत्व है तो भौतिक भूदृश्य हो गया। यानी तत्वों का संपूर्ण योग ही आपका भूदृश्य कहलाता है। ठीक है। तत्वों की प्रकृति के अनुसार इसे दो प्रधान वर्गों में बांटा गया है, प्राकृतिक भूदृश्य यानी नेचुरल लैंडस्केप और सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप। किसके अनुसार? तत्वों की प्रकृति के अनुसार। ठीक है। अगली संकल्पना है आपकी नियतिवाद की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनिज्म।
ये संकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे हमेशा, ये एग्जामों में बहुत पूछी जाती है। ये मानव भूगोल की प्रमुख जर्मन विचारधारा है, ये आप याद रखेंगे कि जर्मन विचारधारा है, यानी कि जर्मनी से संबंधित है, जिसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण की विशिष्ट देन है और समस्त मानवीय क्रियाएं और भौतिक दशाएं, जो मानवीय क्रियाएं हैं आपकी भौतिक दशाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। भौतिक दशाओं के अनुसार ही मनुष्य के शारीरिक गठन, उसका भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि प्राथमिक आवश्यकताओं, व्यवसाय, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं आदि का निर्धारण होता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य क्या करेगा क्या नहीं, ये सब निर्धारित करती है तो कौन? प्रकृति। आपको जो कुछ संकल्पनाएं हैं आपकी, उसमें आपको ध्यान देना है मानव और पर्यावरण के संबंध की जो संकल्पना है। ठीक है, एक तरफ मानव है, एक तरफ आपका पर्यावरण है, तो इसी में आपको बताना ये जो संकल्पना है उसी पर आधारित है। तो नियतिवाद मानता है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि प्रकृति की सुप्रीमता है यहाँ पे, यानी प्रकृति सर्वोत्तम है और प्रकृति जैसा चाहती है मानव वैसा ही बनता है। ये कौन कहता है? तो ये नियतिवाद कहता है। ठीक है, आगे भी देखते हैं हम कि नियतिवाद में प्रकृति की प्रबलता पर बल दिया गया है और मनुष्य को प्रकृति का अनुगामी या सेवक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इस विचारधारा का सर्वाधिक विकास 19वीं तथा आरंभिक 20वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा हुआ, यानी कि इसके समर्थक कौन थे? जर्मनी के थे। कब हुआ था? तो 1800 लेकर के 1920 तक इसका प्रमुख प्रभाव रहा। ठीक है, इस विचारधारा को देने वाले विद्वान कौन से थे? तो वो जर्मनी के ही थे, जर्मनी के थे रैडजेल इस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। यदि आपसे कोई पूछता है कि नियतिवाद विचारधारा किसने दी, तो रैडजेल महोदय ने दी थी, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के थे। नियतिवाद के समर्थक और भी हैं, जैसे अमेरिका के भूगोलविदों में ईसी सैम्पुल, ठीक है, इसके अलावा एल्सवर्थ हटिंगटन, यानी इन 3 विद्वानों को आप याद रखेंगे। रैडजेल महोदय ने तो नियतिवाद दिया ही है, इसके अलावा ईसी सैम्पुल, ये रैडजेल की ही शिष्य थी, ये भी समर्थक थी, और एल्सवर्थ हटिंगटन ये भी समर्थक थे। ठीक है, इस विचारधारा को पर्यावरणवाद यानी इन्वायरमेंटलिज्म या पर्यावरणीय नियतिवाद यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसके 2 और नाम हैं, पर्यावरणवाद और पर्यावरणीय नियतिवाद। आगे देखते हैं, इसके बाद है आपकी संभववाद की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। ठीक है, इस शब्द को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे एक मिलता जुलता शब्द भी है जिसको हम प्रोबेबिलिज्म कहते हैं, प्रोबेबिलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो वो अलग है, ये आपकी संभववाद की संकल्पना है। जैसा कि हमने पिछली संकल्पना में बताया कि मानव और पर्यावरण के संबंध में प्रकृति को महत्व दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संभववाद की संकल्पना में ये मानव भूगोल की प्रमुख फ्रांसीसी विचारधारा है। नियतिवादी कौन सी विचारधारा थी? जर्मन विचारधारा थी, लेकिन संभववाद ये फ्रांसीसी विचारधारा है। ठीक है, जो मानवीय प्रयत्नों और क्रियाओं को अधिक महत्व प्रदान करती है। जस्ट अपोजिट है, नियतिवाद प्रकृति को महत्वपूर्ण मानता है, तो संभववाद मानवीय प्रयत्नों और क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान लूसियन फैब्रे महोदय ने 1922 में किया था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनना शुरू हो जाते हैं कि जो आपकी संभववाद शब्द वो किसने दिया? तो लूसियन फैब्रे ने दिया था 1922 में। ये थे कहाँ के? तो फ्रांस के थे। ठीक है, यद्यपि इसका प्रतिपादन इससे पूर्व ही वाइडल डीला ब्लास के द्वारा किया जा चुका था। यानी अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपसे पूछता है कोई कि संभववादी विचारधारा दी किसने है, तो वाइडल डीला ब्लास ने दी है, यानी दी किसने है? तो ब्लास ने दी है। और इस शब्द को किसने दिया था? तो आपके लूसियन फैब्रे महोदय ने दिया था। ये भी आप याद रखेंगे, ये डिफरेंस है थोड़ा। इसके बाद ब्लास कहते हैं कि मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है और प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है। ये जो कथन है दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कथन आपसे पूछ लेता है कि यह कथन किसने दिया है। मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है, प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है, तो आपका आंसर होगा ब्लास महोदय ने दिया है। इसके अलावा वो उनका मत था
यानी बिलास महोदय का मत था कि प्रकृति ने कोई ऐसा निश्चित मार्ग नहीं तय कर रखा है जिस पर चलने के लिए मनुष्य को बाध्य होना पड़े, बल्कि प्रकृति मानव के सम्मुख अनेक साधन और संभावनाएं प्रस्तुत करती है जिसका प्रयोग करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये उनका कथन है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा बिलास महोदय ने आगे कहा है कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता। ये कथन भी पूछा जाता है आपसे, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि बिलास कहते हैं कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से ज़्यादा नहीं हो सकता। और कहने का मतलब ये है कि अगर वो सलाहकार से ज़्यादा नहीं हो सकता तो मनुष्य स्वतंत्र है कि वह प्रकृति की सलाह माने या ना माने। ठीक है, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, यानी प्रकृति सलाहकार से अधिक नहीं है। ठीक है, तो ये कथन भी आप याद रखेंगे। लूसियन फैब्रे कहते हैं, अब ये भी कथन उनका बहुत पूछा जाता है, लूसियन फैब्रे महोदय का, कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है। तो ये भी आप कथन याद रखेंगे, लूसियन फैब्रे का है कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, सभी जगह संभावनाएं हैं, मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग के लिए निर्णायक है। इसके और भी समर्थक हैं, जैसे ब्रून्स, डिमांजिया, ब्लांसर, ईसा बोमेन भी इसके समर्थक हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकन विद्वान संभववाद का समर्थक था। तो ईसा बोमेन ये यूएसए के थे, लेकिन ये समर्थक कहाँ के थे, समर्थक किस विचारधारा के थे, तो संभववाद के। ठीक है, इसके बाद है आपका नवनियतिवाद। ये भी दोस्तों आपसे बहुत पूछा जाता है, कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, यह नियतिवाद या पर्यावरणवाद की संशोधित विचारधारा है जो व्यवहारिक जगत के अधिक निकट है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि व्यवहारिक जगत के निकट कौन सी संकल्पना है, तो आपकी नवनियतिवाद है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होने के कारण इसे वैज्ञानिक नियतिवाद यानी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, वैज्ञानिक नियतिवाद क्या है, नवनियतिवाद। ठीक है, अब देख लेते हैं इसे दिया किसने था। तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर यानी जी टेलर को नव नियतिवाद का प्रवर्तक यानी कि जनक माना जाता है। यानी नव नियतिवाद की संकल्पना किसने दी, तो ग्रिफिथ टेलर की। कहाँ के थे, तो यूएसए के। उन्होंने कठोर नियतिवाद को नवीन स्वरूप प्रदान करते हुए मनुष्य पर प्रकृति के नियंत्रण की नहीं बल्कि प्रभाव की व्याख्या की और इस प्रकार वैज्ञानिक नियतिवाद का समर्थन दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो आपका डिटर्मिनिज्म है वो नेचर को प्रभुत्व मानता है, नेचर का प्रभुत्व, जबकि आपका जो संभववाद है यानी कि पॉसिबिलिज्म है वो मैन को इम्पोर्टेंट मानता है। ठीक है, लेकिन जो आपका न्यू डिटर्मिनिज्म है यह इन दोनों के मध्य की बात करता है, यानी कि ये कहता है कि प्रकृति का प्रभाव रहता है, यानी कि प्रकृति को उन्होंने नियंत्रक नहीं माना बल्कि इनके प्रभाव की बात की है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टेलर के अनुसार मानव जीवन पर पर्यावरण के नियंत्रण की पूर्णतः उपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, इन्होंने नियंत्रण की उपेक्षा की बात नहीं की है, भले ही उसमें कमी लाई जा सकती है, यानी कि संशोधित किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। टेलर ने अपने संशोधित नियतिवाद यानी वैज्ञानिक नियतिवाद को रुको और जाओ नियतिवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की संज्ञा दी है। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है कि रुको और जाओ नियतिवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने नव नियतिवाद को और दूसरा नाम क्या दिया था, वैज्ञानिक नियतिवाद। इसे भी आप याद रखेंगे। वो आगे कहते हैं कि टेलर के अनुसार प्रकृति चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के समान है जो यात्रियों को चौराहे पर नियंत्रित करती है किंतु उनके गंतव्य को नहीं बदलती। जिस प्रकार अपनी भलाई के लिए यात्री को यातायात के नियमों का पालन करना उपयोगी है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्राकृतिक नियमों का ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए, अन्यथा उसे किसी अज्ञात कठिनाई या दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप इस उदाहरण से समझ गए कि हम प्रकृति की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकते। प्रकृति अगर नियंत्रण नहीं रखती है तो प्रभाव तो रखती ही रखती है। ठीक है, तो उसे प्रभाव को देखते हुए हमें काम करना चाहिए, तभी हम उसकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा नवनियतिवाद के भी समर्थक थे। कौन? कार्ल सावर, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन यानी एजे हर्बर्टसन ने भी नवनियतिवादी विचारधारा का समर्थन किया है। ठीक है। इसके बाद अगली विचारधारा है आपकी यानी कि संकल्पना है व्यवहार परक भूगोल की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी। देखते हैं इसे क्या है ये। इसका विकास 1960 के दशक के उत्तरार्ध में यानी कि 1960 के बाद यानी कि 70 के पहले, ठीक है, यानी 1960 के दशक के उत्तरार्ध में प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इस उपागम के अनुसार मानवीय तथ्यों के भौगोलिक विश्लेषण में व्यक्ति या व्यक्तियों के आचरण यानी व्यवहार पर विशेष बल दिया जाता है। यानी अगर हम किसी भी तत्व का भौगोलिक विश्लेषण कर रहे हैं तो हम उसमें व्यक्ति के व्यवहार यानी आचरण को प्रमुख स्थान देंगे। ठीक है। यह मूल्य निरपेक्ष तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन को अपूर्ण मानता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्यक्षवाद है आपका वह मूल्य निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को ही मानता है, लेकिन चूंकि आपका व्यवहारवाद इसकी आलोचना स्वरूप आया था तो वह क्या करता है, मूल्य निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को नहीं मानता है और व्यक्तियों के अनुभव और संज्ञान को अधिक महत्व देता है। ठीक है। व्यक्तियों के अनुभव और उसके संज्ञान को महत्व कौन दे रहा है? तो व्यवहारवाद, जबकि प्रत्यक्षवाद इसकी महत्व नहीं देता है। इस प्रकार ये संबद्ध व्यक्तियों के अनुभवजन्य तथ्यों को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। मानव भौगोलिक अध्ययन में मनुष्य की अभिरुचि, आदत, आवश्यकता, चेतना, कार्यकुशलता, सामर्थ्य आदि मानसिक गुणों का अधिक महत्व है। यानी कहने का मतलब है जो व्यवहारवाद है वो इन्हीं तत्वों को महत्व देता है। कौन कौन से तत्व? अभिरुचि क्या है, आदत, उसकी आवश्यकता, चेतना, कार्यकुशलता, सामर्थ्य आदि मानसिक गुणों को महत्व देता है, जबकि इन्हीं गुणों को प्रत्यक्षवाद नकार देता है। ठीक है। इन नामों को दोस्तों याद रखेंगे। इसका प्रतिपादन विलियम किर्क ने 1963 में प्रकाशित एक लेख के द्वारा किया था। यानी व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो विलियम किर्क है 1963 में। भूगोल में व्यवहार परक चिंतन को व्यापकता प्रदान करने में जूलियन बोलपर्ट यानी कि बोलपर्ट का सर्वाधिक योगदान रहा। यानी कि व्यवहारवाद को दिया किसने? तो विलियम किर्क ने दिया, लेकिन इसको व्यापकता से आगे बढ़ाया किसने? तो जूलियन बोलपर्ट ने किया। ठीक है। भूगोल में व्यवहार परक चिंतन के विकास में प्रेड का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यानी अगर आपसे प्रश्न बनाया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता व्यवहारवादी नहीं है, तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। विलियम किर्क ये भी हैं, जूलियन बोलपर्ट ये भी हैं, प्रेड ये भी हैं। इसके अलावा जो कुछ आपका विकल्प होगा वही आपका सही होगा। ठीक है। यानी वो व्यवहारवादी नहीं होगा। आगे देखते हैं। इसके बाद है अगली विचारधारा है आपकी क्रांति परक भूगोल की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी। रेडिकल को हम क्रांति परक भूगोल कहते हैं। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में प्रत्यक्षवाद तथा मूल्य निरपेक्ष अवस्थितिक विश्लेषण की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप एक नवीन चिंतन धारा यानी संकल्पना का विकास हुआ, जिसे क्रांति परक या मार्क्सवादी भूगोल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपकी रेडिकल ज्योग्राफी है या क्रांतिपरक भूगोल है उसे हम मार्क्सवादी भूगोल के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रत्यक्षवाद की आलोचना स्वरूप आया था। दोस्तों, प्रत्यक्षवाद की आलोचना स्वरूप व्यवहारवाद भी आया था और रेडिकल ज्योग्राफी भी आई थी आपकी। इस विचारधारा के समर्थकों ने पूंजीवादी व्यवस्था तथा प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों की प्रबल आलोचना की और वे केवल सिद्धांत ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। इस चिंतन का विकास मूलतः पूर्व संस्थापित नियमों की नकारात्मक प्रतिक्रिया में हुआ था, जिसका केंद्र बिंदु मानव कल्याण से संबंध सामाजिक मूल्यों का प्रश्न था। यानी कि जो आपका क्रांतिपरक भूगोल है वह मानव कल्याण और सामाजिक मूल्यों का प्रश्न उठाता है कि जो हम कर रहे हैं उसमें कितना मानव कल्याण हो रहा है और कितना सामाजिक मूल्य हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने ये प्रश्न उठाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इस लाइन को भी आप याद रखेंगे।
भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन का आरंभ सर्वप्रथम अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम बुंगे ने 1962 में किया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, लेकिन भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन को कौन लेकर आया? तो विलियम बुंगी लाए थे 1962 में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और समाजवादी दृष्टिकोण से शोध को प्रोत्साहित करने हेतु डेट्रॉयट नगर में 1968 में एक संस्थान की स्थापना की। ये भी आप याद रखेंगे कि कब उन्होंने डेट्रॉयट नगर में एक संस्थान की स्थापना की थी, तो 1968 में। ठीक है, और स्थापना करने के बाद संस्थान की 1969 में इस विचारधारा की पोषक एक पत्रिका जिसका नाम था एंटीपोड का प्रकाशन आरंभ किया। इस पुस्तिका को भी आप याद रखेंगे। एंटीपोड पत्रिका का प्रकाशन 1969 में किसने किया था? तो विलियम बुंगे ने किया था। ठीक है, इसके अलावा डेविड हार्वे ने 1969 से लेकर के 1989 तक अपनी पुस्तकों और लेखों के माध्यम से मार्क्सवादी भूगोल को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली विचारधारा है मानववादी भूगोल की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन कम से कम हजारों बार पूछा जा चुका होगा कि मानववादी भूगोल किसने दिया है या मानवतावादी संकल्पना किसने दी है? तो 1976 में तुआन महोदय ने मानववादी यानी ह्यूमनिस्टिक शब्द का प्रयोग किया था। किसने? तुआन ने 1976 में। मानववाद का सर्वप्रथम आरंभ 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्लास के नेतृत्व में फ्रांसीसी विद्वानों ने किया था। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो मानववादी जो सर्वप्रथम आरंभ है वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने ब्लास के नेतृत्व में किया था। लेकिन शब्द किसने दिया था? तो तुआन महोदय ने दिया था 1976 में। ठीक है, ब्लास द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट जीवन पद्धति यानी जेनेरे द वी। दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता है कि जेनेरे द वी का कंसेप्ट किसने दिया था? तो ब्लास महोदय ने दिया था। इसी को हम हिंदी में कहते हैं विशिष्ट जीवन पद्धति किसने दी थी? तो ब्लास महोदय ने ही दी थी। ठीक है, तथा संभववाद मानववादी उपागम के ही विशिष्ट स्वरूप हैं। 1960 के दशक में विकसित मूल्य निरपेक्ष प्रत्यक्षवाद यानी मात्राकरण में मानवीय अनुभूति, चेतना, संवेग आदि के लिए कोई स्थान नहीं था। ये हमने पहले भी बात की है कि जो प्रत्यक्षवाद था आपका यानी कि जो मूल्य निरपेक्ष था उसमें हम मानव की अनुभूति, चेतना और संवेग के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है, इसकी आलोचना स्वरूप नवीन मानववादी भूगोल या मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों यानी कि जो मानववादी भूगोल है वह मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों, मानवीय कर्तव्य, सृजनात्मकता तथा प्रतिबोधन के महत्व पर केंद्रित है। ठीक है, इसके बाद अगली संकल्पना है आपकी कल्याणपरक भूगोल की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी। यह भी महत्वपूर्ण है आपकी दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे। मानव भूगोल में कल्याणपरक संकल्पना या उपागम का आरंभ 1970 के दशक में हुआ। इसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं तथा प्रतिरूपों और सांस्कृतिक भूदृश्यों की क्षेत्रीय भिन्नता और स्थानिक संगठन पर विचार मानव कल्याण के दृष्टिकोण से किया जाता है। यानी कि जो मानवीय क्रियाएं हैं आपकी, उनके प्रतिरूप हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, उनकी क्षेत्रीय भिन्नता है, इन सब का विचार किसके दृष्टिकोण से किया जाता है? कि मानव कल्याण के दृष्टिकोण से, कि जो ये सभी प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं उससे मानव का कितना कल्याण हो रहा है। ठीक है, ये दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कल्याणपरक उपागम के प्रचार प्रसार में डेविड स्मिथ 1973 से 77 तथा पॉल नॉक्स 1975 का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन प्रमुख योगदान है कल्याणपरक भूगोल में? डेविड स्मिथ और पॉल नॉक्स का। इस संकल्पना के अनुसार मानव भूगोल के शोधकर्ता का मुख्य कार्य समाज में व्याप्त विषमताओं तथा समस्याओं का क्षेत्रीय निरूपण करते हुए उनका निदान प्रस्तुत करना होना चाहिए। यानी कोई भी शोधकर्ता आता है उसका पहला काम यही है कि वो पहले ये तो ढूंढे कि समाज में किस प्रकार की विषमताएं व्याप्त हैं। ठीक है, और इन समस्याओं का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाए कि अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार की विषमता है,
फिर उनका निदान भी प्रस्तुत किया जाए कि क्या हम करें तो इस समस्या या विषमता का निदान कर सकते हैं। ठीक है। डेविड स्मिथ 1977 में एक पाठ्य पुस्तक प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। दोस्तों ये पुस्तक आप हमेशा याद रखिए, ये आपसे बहुत पूछी जाती है। क्या नाम है इसका? ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। किसने दी है? तो डेविड स्मिथ ने दी है। ठीक है, यानी मानव भूगोल एक कल्याणपरक उपागम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वो आगे कहते हैं कल्याणपरक उपागम या कल्याणपरक भूगोल या उपागम मानव पर्यावरण के मध्य ऐसे संबंध पर बल देता है जिससे मानव कल्याण में वृद्धि हो। ठीक है, और समाज तथा प्रादेशिक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होती हो। ठीक है, यानी कि एक तरफ मानव और एक तरफ पर्यावरण, इनके मध्य जो संबंध है आपका वो कैसा होना चाहिए जिससे मानव का सबसे अधिक कल्याण हो। ठीक है, और प्रादेशिक न्याय और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ये जो आपका कल्याणपरक संकल्पना है ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर आधारित है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की संकल्पना किससे जुड़ी हुई है? तो आपकी कल्याणपरक भूगोल से। ठीक है, यह उपागम 1970 में प्रारंभ होकर 1980 तक चलता रहा। ठीक है, 1970 से 1980 तक चला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने बात की आपसे मानव भूगोल की प्रमुख संकल्पनाओं के बारे में, जिसमें हमने बात की कल्याणपरक भूगोल, मानववादी भूगोल, व्यवहारपरक भूगोल, नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद की संकल्पना, साथ ही साथ सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना आदि तथ्यों पर हमने बात की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों इस वीडियो से संबंधित जो PDF है आपका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद मित्रों।